Okay, Assalamu alaikum. Our today's lecture is about technological progress and ethical constraints. क्या मतलब है इसका? कि हमने दुनिया में जो तरक्की की है उसके अंदर हमारी एथिकल वैल्यूज क्या है? एथिक्स क्या है? एथिक्स क्या होता है? किरदार। क्या हम और हमने इस प्रोग्रेस के दौरान कैसे एथिकली भी आपने सही रहना है। ठीक है। जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आई हैं और उसके थ्रू क्या ऐसी प्रोग्रेस करनी है कि एथिक्स भी रहे। क्या हमने ऐसा किया है? अच्छा, पहले तो इससे में ये पता चलना, पहले तो पता होना चाहिए कि व्हाट आर टेक्नोलॉजी। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एथिकल चीजें होती हैं। ठीक है। मुसलाम। उसमें अगर हम तीन जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो पिछले दिनों में अभी आई है, एआई आई है। उसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एथिकल कंसिडरेशन की ज़रूरत है। ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस है और ये सारा इसके अंदर जिसको हमें फिर साइंस है। साइंस के अंदर हम जब को पब्लिकेशंस करते हैं, जब कोई रिसर्च करते हैं, उसके अंदर क्या एथिक्स होनी चाहिए। ठीक है। किसी चीज़ की एक हद होनी चाहिए। ह्यूमन क्लोनिंग के अंदर, ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या हम कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो, या ऐसी टेक्नोलॉजीज है और एक्सपेरिमेंट है जो ह्यूमन के ऊपर कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। ठीक है। फिर रिसर्च पेपर लिखना है। रिसर्च पेपर के अंदर अगर किसी ने नाम अपना लिखवाना है तो किसका नाम होना चाहिए बीच में, किनका नहीं होना चाहिए, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा, जो एथिक्स वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट आर दीज। ठीक है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शेप हाउ वी इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट। ठीक है। दे इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स, बिहेवियर्स एंड इवन एथिकल वैल्यूज एंड मेकिंग सोसाइटल अडॉप्टेशन क्रूशियल। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या हुआ है? व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? पहले तो ये बताइए। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर प्रोडक्ट। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर प्रोडक्ट टू फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। तकरीबन जितनी भी साइंसेस है उसके अंदर हम वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड तो होता ही होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हमें ह्यूमन क्लोनिंग पे काम करना चाहिए कि नहीं? बताएं। ये हमने वैसे पढ़ा था। हाँ। जी। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ आपसे। व्हाट यू थिंक? अगर हम ह्यूमन क्लोनिंग पे काम करेंगे तो क्या होगा? सही बात है। तो की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कौन सी है? सबसे पहले स्टीम इंजन आया, फिर इंटरनेट आया। Each advancement has brought about significant societal change and challenges. हर एक के साथ नए चैलेंजेस आए। जिस तरह स्टीम इंजन आया, उसके बाद फॉसल फ्यूल्स की डिस्कवरी हुई। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ये है कि सोसाइटी, पहले तो ये बताया कि सोसाइटी होती क्या है।
ओके। और इसके अलावा एक हमारे मुआशरा जिसको कहते हैं ना, ठीक है। पहले लोग गारों में रहते थे, फिर हमारा आ गया एक, क्या शुरू हो गई, सोसाइटी, जिसको हम कौन लफ्ज इसके बारे में कहा जाता है, जिसका हम कहते हैं जब सोसाइटी की फॉर्म में आए तो हमें लॉज बनाने पड़े, ठीक है। तो लॉज के लिए हमें मैथमेटिक्स सीखनी पड़ी, हमें लॉज सीखने पड़े, हमें जबान सीखनी पड़ी, फिर जाके एक मुआशरा बना, ठीक है। तो अब इस मुआशरे के अंदर कोई भी चेंज आएगी, तो कोई टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आएगी, ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो चेंज आएगी सोसाइटी की। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर ग्रेजुअली इसके अंदर बेहतरी आना, या चेंज इन माइंड होना, या जो चीजें सारी की सारी, इसको हम कहते हैं सोसाइटी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि पहले लोग हम क्या करते थे कि हम ज्यादा किताबें पढ़ते थे, रीडिंग करते थे। बल्कि पहले तो हम किताबें जब नहीं थी तो इंसान की मेमोरी ज्यादा अच्छी होती थी। जब किताबें हमारे नहीं थी तो लोग नेचर को स्टडी करते थे, क्या करते थे, नेचर के पैटर्न्स और ये चीजें को मेमोराइज करना उनके लिए इजी था। लोग बड़ी बड़ी चीजें याद कर लेते थे, और ब्रेन उनका ज्यादा काम करता था। फिर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अब लिखने से याद करने वाली मेमोरी कम हो गई, नॉलेज जो है वो लिखना शुरू हो गए। लोगों ने बस एक लिमिटेड नॉलेज को याद करना शुरू कर दिया, नेचर को स्टडी करने के बजाय उन बुक्स को। इसलिए कहा जाता है कि बुक्स जो है ना वो आपकी ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट की कातल है। रीडिंग करनी चाहिए, आजकल तो ज़ाहिर आप लोग नहीं नेचर को स्टडी कर रहे हैं इस तरीके से, वो नहीं सोच रहे हैं उस तरह। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि जब बुक्स आई हैं तो दिमाग छोटा हो गया है। ये जो कहते हैं कि मोबाइल, वो बहुत पीछे हो गई है। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ब्रेन छोटा हो रहा है, ठीक है। नॉलेज है, नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हैं। आजकल तो एआई का दौर आ गया है कि आप नई से नई नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि पुराने वक्त में ये बाबे होते थे ना, वो 1 मिनट में हिसाब कर लेते थे। आपको कहो ना वो हिसाब करना, तो आप नहीं कर सकते। कोई भी बड़े है, वो प्रैक्टिस थी ना। आप इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लेते थे बगैर कैलकुलेटर के और बगैर किसी चीज के, ठीक है। क्योंकि उनका जो था ना माइंड, वो ज्यादा शार्प होता था। क्योंकि उन्होंने ये जितनी ज्यादा ये टेक्नोलॉजी ज्यादा आ रही है, उतना ब्रेन जो है की डेवलपमेंट कम हो गई है। पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ, पहले हम क्या करते थे, हम, मुझे पता है कि मैं, हमारा तो बहुत ही पुराना दौर है, आप तो अभी दौर के हैं। हमारे दौर में, मैं जिस गांव में, मुझे पता है कि मेरी 1981 की पैदाइश है, ठीक है। तो हमारे गांव में बिजली नहीं होती थी। कैन यू इमेजिन? हमारे गांव में बिजली नहीं थी। मुझे पता है कि जब मैं पहली क्लास में था तो हम ना वो जो आजकल वो बत्ती लगा के ना, वो उसके अंदर मिट्टी का तेल डलता था, उसके अंदर ऊपर से लालटेन, उसके अंदर हम रात को अक्सर आप, मेरे एक दोस्त है, वो मुझे कहते ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਈਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। वो एक दोस्त है मेरा, मजाक उड़ाता ਤੁਸੀਂ दिन टाइम भी तो पढ़ सकते थे, ठीक है। तो लेकिन वो मसला ये था कि हमारे एक ताया जी होते थे, तो वो ना दिन टाइम जॉब करते थे या काम करते थे, अपनी शॉप थी उनकी। शाम को आके फिर वो हमें पढ़ाते थे, तो इसलिए हमें जो बत्ती की जो लाइट है ना, उसमें पढ़ना पड़ता था। हम भी पढ़ लेते थे ज़रा, हम तो, लेकिन वो ताया बेचारा जो भी उसने पढ़ाया वो, नहीं नहीं ताया, वो तो वैसे वैसे ही हम बत्ती की लाइट में पढ़ते थे, कोई लाइट नहीं थी, कोई पंखा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अच्छा, उसके बाद जब मैं पहली क्लास में आया, कि पहली की दूसरी क्लास में आया, तो हमारे गांव में लाइट आ गई थी, ठीक है। तो लाइट आ गई थी दूसरी क्लास में जब मैं, है
मुझे मुझे पता है कि दूसरी क्लास में थे कि हमारे गांव में लाइट आ गई थी। हमारे फिर टेलीफोन भी नहीं होता था। मेरे अबू सऊदीया में होते थे, तो मुझे पता है कि हम डाक खत लिखते होते थे। खत लिख के पता नहीं दो 20-20 दिन के बाद वो खत पहुंचना सऊदी अरब। फिर वहां से अबू ने, हमारी कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा स्लो थी, ठीक है। फिर हमारे गांव में, हाँ मुझे पता है कि हमारे साथ कई नान साथियां जब होनिया घर में ना, और आपके अब्बा जब सऊदी अरब में हो, तो पीछे से आपके जो होते हैं ना सोसाइटी वाले, वो आपके साथ काफी चीजें ऐसी कर जाते बस वो एक और थ्रू ये जो ड्राफ्ट पता नहीं किस कैसे आते थे, ठीक है। जब कोई आने वाला होता था सऊदी अरब से, वहां से वो ले आता था, ठीक हो गया। अब ये इतनी वो गैप था वो टेक्नोलॉजी की वजह से। अच्छा, और मुझे पता है कि बाद में फिर हमारे गांव में एक फोन आया। वो फोन, वो हमारे गांव में ना एक बंदा, पीर महल शहर है, वहां फोन आया। वहां से तार लेकर हमारे गांव तक उसने लेकर आया, और वहां से हमारे पूरे गांव में एक जगह फोन था। वो फिर फोन कर, जब भी किसी का फोन आता था उससे पैसे लेता था, ठीक है। 20 रुपये ले लिए, 25 रुपये ले लिए। और हाँ, और साथ में वो फिर घर भी नहीं जाता था, उसने साथ में ना एक माइक रखा हुआ था, स्पीकर रखा हुआ था। और वो स्पीकर में देता था, इस घर के ਇਹਨਾਂ ਦੇ घर ਦੇ ਇੰਨੇ नंबर घर ਤੇ है, ਉਹਦਾ फोन आया थे आ जाओ, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर है फिर हम चलते चले जाके फिर बातें करते थे हैं। ये आप लगा लो कि मैंने 1996 में मेरा मैट्रिक है। उससे पहले आप लगा लो कोई 6-7 साल पहले, कि 1988, 98, 88 और 90s की बात है, ठीक। उस टाइम नहीं नहीं, नवाज शरीफ, यस नवाज शरीफ, ठीक है। तो ये वो टेक्नोलॉजीज की बातें हैं, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती गई, कम्युनिकेशन इजी होती रही। फिर हमारे सारे घर में बिजली भी आ गई, टेलीफोन भी आ गया। फिर गैस, अब हमारे गांव में गैस भी आ गई है। 4-5 साल हो गए गैस भी है, बल्कि 6-7 साल हो गए गैस भी आ गई। तो हमारे गांव में कारपेटेड रोड है अब, हिसाब लगा लो आप। किसी भी, अब हमारा गांव ना पूरा शहर है, बल्कि शहर से भी अच्छा है, कारपेटेड रोड है वहां पर, ठीक है। आप लोगों का, जानवरों का हॉस्पिटल भी है, वहां पर मर्दों का हॉस्पिटल भी है, वहां पर हाई स्कूल भी है, लड़कियों का भी लड़कों का भी, ठीक है। चक नंबर 341 गाह बे, टोबा टेक सिंह गाह, उधर भी गाह बे है, फैसलाबाद में भी है। गाह बे है गोगेरा ब्रांच, नहर है गोगेरा ब्रांच की, तो टोबा टेक सिंह में, ठीक है। तो अब हिसाब लगा लो, अब हमारे पास पहले 1G इंटरनेट आया, फिर 2G आया, 2G आया, 4G, 3G, 5G सारे आ गया, तो एवरीथिंग इज देयर नो, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जिसने सारे दौर देखे हैं। टेक- आपसे क्वेश्चन है कि आपने टेक्नोलॉजी का बताया कि सोसाइटी वाइज जो है उस पे इम्पैक्ट करती है, हाँ, इंडिविजुअली वाइज से कैसे करती है? किसी में, इंडिविजुअली वाइज जो है टेक्नोलॉजी एक पर्सन में कैसे इम्पैक्ट करती है? ओके, इंडिविजुअल वाइज कैसे, जरा सोसाइटी के ऊपर इम्पेक्ट कर रही है तो इंडिविजुअल पे भी तो कर ही रही है ना। पहले हम जिस तरह हमने एक रिसर्च पेपर ढूंढा होता था ना, हम पूरी लाइब्रेरी छीनते छानते थे, ठीक है। रिसर्च पेपर लिखने के लिए हमें कई कई रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते थे, फिर जाके हमें एक, वो ज्यादा अच्छा था, क्यों बताओ? क्योंकि आप बहुत नॉलेज ले लेते थे, आपके पास बहुत नॉलेज आ जाता था एक टॉपिक के लिए। आपको बुक लाइब्रेरी जाना पड़ता था, कितनी बुक्स ढूंढनी पड़ती थी, फिर जाके आपको, अब तो एक गूगल स्कॉलर में लिखते हैं तो वो टॉपिक आपके सामने आ जाता है। इट मीन्स अब नॉलेज की कमी नहीं है, इट मीन्स दैट अब हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है। आप नॉलेज को लेना आपके लिए, अब आप, मैं देखूं कि फर्ज किया, मैं चाहता हूं कि मैं अभी, जनवरी है,
और आपको पता है कि जनवरी में, दिसंबर है या जनवरी है। अच्छा, अभी हम क्या कर सकते हैं कि आप कपास ग्रो नहीं कर सकते। कपास, क्योंकि कपास ग्रो कब होती है? मई में। ठीक है। अब मैं इंटरनेट से लिखूं कि मैंने दिसंबर में लाहौर में कपास ग्रो करनी है, या मैंने एक ये सब्जी है दिसंबर में ग्रो करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है। और वो हमें सारी इंटरवेंशन तो बता देगा कि आप इसको ऐसे सीड लगाएं, उसके ऊपर शॉपर लगाएं, उसको इस टेम्परेचर के रखने के लिए उसको ये लाइटिंग सिस्टम लगाएं, ये करें ये करें ये करें, तो आप लाहौर में दिसंबर में भी कपास या वेजिटेबल या वो मिर्चें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इतनी नॉलेज आ गया है कि आप कोई भी नॉलेज लेना है ना, अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे वो नॉलेज लेना है। फर्ज किया, मैं कल मेरे ऐसे जहन में आ गया कि जो सैफ अली खान है वो एक्टर बन गया, इंडियन नवाब है, वो नवाब नवाब फैमिली से है। अब वही वो एक्टर क्यों बन गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज थी कि वो एक्टर एक्टर बन गया? क्या उसका अब्बा नवाब था इसलिए वो एक्टर बन गया? ठीक है। अब नवाब कौन होते हैं? रईस क्या होते हैं? क्या वो नवाब जो गोरों के वो होते हैं, गोरों ने उन लोगों को हवेलियां दी होती हैं, वो चीजें दी होती हैं, वही। अब अच्छा, अब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ना आपने कोई कंगालना है ना, बड़ा अच्छा नॉलेज मिल जाएगा आपको। आपने एक टॉपिक की ना बेस मालूम, आपके पास क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए आपको, कि आप किसी टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से उसका नॉलेज ले सकते हो, उसकी बेस तक जा सकते हो। ऐसा ही क्यों हुआ है? आप मेरी बात की समझ आई ना? अ, सैफ अली खान ही एक्टर बना, बाकी कोई ये नहीं बन सका, फर्ज किया, या कोई और क्यों नहीं बन सका? तो आप अपनी उस बेस तक जा सकते हो कि ऐसी ही चीज, ऐसे क्वेश्चन पूछने एआई से, तो आपके ऊपर स्किल है। अच्छा, अब दुनिया में ना नॉलेज की कमी नहीं है, कमी है स्किल्स की। स्किल क्या है? आपको पता है कि स्किल क्या है? मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट की स्किल है फर्ज किया। वो आप कह देंगे कि ये फैक्ट्री लगानी है, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका पूरा मुझे प्लान वर्क बना के दे दो, तो चैट जीपी आपको बना देगी। लेकिन लोगों से काम तो आपने करवाना है ना। वो स्किल, वो क्या चाहिए आपको? स्किल चाहिए। अब वो स्किल कहां से आएगी? वो उसके लिए आपको एआई से ज्यादा आपको जो रोजमर्रा की जिंदगी, आपको पता है कि दुनिया के तमाम जितने भी अंबिया हैं, उनको अल्लाह मियां ने कहा कि बकरियां चराओ। ऐसा ही है, ऊंट चढ़ाओ। वो क्यों कहा गया था? है, ताकि उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स आ जाए। क्या आ जाए? मैनेजमेंट। क्योंकि बकरियों को मैनेज करना, उनको पालना, उनको के लिए सारी चीजों का इंतजाम करना, ये एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट है। ठीक है। तो इसीलिए दुनिया की तमाम अंबिया कराम जितने भी हैं, आप देख लो कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम भी बकरी चराते थे। ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चरवाते थे। और भी आप देख लें कि जितनी भी दुनिया के आपको लगते हैं कि अंबिया सारे के सारे बकरियां, इट मीन अब एआई के दौर में भी आपको बकरियां चरवानी चाहिए, ताकि आपको मैनेजमेंट स्किल्स आए। आप आपस में एक चार को बकरियां बना के तो वो स्किल्स ले ले। तो स्किल्स मेन है आजकल, है कि आपके अंदर स्किल्स आनी है चाहिए इतनी। मेरे गांव आ जाए। ठीक है। तो स, अच्छा, अब डाटा, अच्छा ये देखो ना अभी, फिर आजकल ज़ाहिर है पूरी दुनिया में डाटा का बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। इसकी अगर कोई सर्विलेंस करता है आपके डाटे की, तो वो एथिकली सही नहीं है। ठीक है।
अब आपने टेक्नोलॉजी देख ली कि पहले जमाने में क्या थी। आजकल लोग इंटेलिजेंट नहीं है। आजकल एआई इंटेलिजेंट है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या कहते हैं इसको, किसको कहते हैं? जी बच्चे आप बताएं, व्हाट इज इंटेलिजेंट, पहले उसमें बताएं। मैंने कई बार बताया आपको, व्हाट इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट। अच्छा, अब मैं कहूं कि यहाँ पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, इंटेलिजेंट आप बच्चे बताएं पीछे, हु इज इंटेलिजेंट। मैंने कहा था कि जो ऑब्जर्व कर सके, प्रोसेस कर सके, और आउटपुट दे सके। ठीक है, वो इंटेलिजेंट ऐसे ही है। पर क्या एक बंदा है, वो देखता है कि सिक्स, ये जो है 6+3, ये क्या है? ये तो मेरे लिखे हुए लगते सारे। ओके, 6+3 जो है ये 9 है। आप इंटेलिजेंट है, आप प्लस के एडिशन के इंटेलिजेंट है। इस तरह पब्लिक हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, आप देखते हैं कि कोई डेंगू आउटब्रेक आया है, तो डेंगू वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं। तो अब आपने उसका इलाज ढूंढना है। तो आपने जाके देखना पहले तो कितने पेशेंट्स हैं, कितने परसेंट इसके अंदर, वो आपने पूरा एनालाइज किया। पहले ऑब्जर्व किया, फिर एनालाइज किया, फिर आपने उसका एक सोल्यूशन भी दे दिया। तो आप पब्लिक हेल्थ के इंटेलिजेंट है। अगर यही सारा काम एक मशीन करे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर यही काम सारा एक मशीन कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो डिपेंड करती है डाटे के ऊपर। किसके ऊपर? जितना आप डाटा उसको इनपुट दोगे, वो उनको समझाते जाओगे। मशीन लर्निंग एक इसके अंदर एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कि मशीन को हम लर्निंग करवाते हैं, क्या करते हैं? सिखाते हैं। कि मशीन को ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि डाटा 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 देते रहते हैं, डाटा देते रहते हैं। पर क्या हम कहते हैं कि हमारा की हाइट 5 फुट 7 इंच है। अब इसका ब्रेन इतना सा है। ठीक है, इसका आईज इतनी सी है। ठीक है, इसका दिमाग की प्रोसेसिंग बड़ी तेज है। ठीक है, हम डाटा देते जाएंगे, डाटा, फिर हम कहेंगे कि एक लड़की बनाओ जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो, और वो हमारा बना दे। एक रोबोट ऐसा बना दे जो कि हमारा की तरह की होगी, तो वो क्या होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो है आर्टिफिशियल हमारा। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो क्या हो गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समझ आ गई। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट जो इसके एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम्स किसे कहते हैं? जी बताएं, व्हाट इज एल्गोरिथम? अलजेब्रा क्या होता है, इससे पहले ये बताओ। इक्वेशन क्यों बनाते हैं हम अलजेब्रा के अंदर? सॉल्व तो कर सके, लेकिन इक्वेशन बनाने का मकसद क्या होता है? ओए, वो तो आसानी से हल हो जाएगी। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अच्छा, अलजेब्रा का मतलब ये होता है कि जो रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स है ना, उनको क्वेश्चन की फॉर्म में करके सॉल्व किया जाए। हम रट्टा लगाया हुआ है ना, हमें पता ही नहीं है। हमारे टीचर ने ऐसे बताया ही नहीं है। ठीक है, जब अलजबरा जब बना था, क्यों बनाया गया था? क्यों अलजबरा आया? उसकी कोई रीजन होगी ना। आप इधर बैठे हैं तो कोई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बनाया क्यों गया है? कोई तो रीजन होगी ना। कोई ऐसे प्रॉब्लम के, ऐसे हेल्थ के को प्रॉब्लम हो गए जिनको सॉल्व करने के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बनाया गया होगा। ठीक है, सब इसीलिए ही अलजबरा क्यों बनाया गया था? कि रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको इक्वेशन की फॉर्म में लाकर, एक्स एक प्रॉब्लम है, अगर वाई इतना होगा तो एक्स इतना हो जाएगा, अगर एक्स इतना है तो वाई इतना हो जाएगा। तो इट मींस दैट एक्स फर्ज किया हमारे पास है कि फर्ज किया हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर
गेस्ट हाउस है 4 फर्ज किया, और 400 कमरे हैं, ठीक है, और एक कमरे में 2 बंदे रह सकते हैं। तो अब कहा, वाइस चांसलर ने कहा कि हमारे ना पास कोई 600 गेस्ट आ रहा है। तो एक्स, वाई हमारे 600 है, तो एक्स कमरे हैं। एक्स क्या है, कितने कमरे चाहिए होंगे, तो हम फार्मूला से सॉल्व करके हमें बता देंगे कि अगर वाई इतने हैं तो एक्स इतने चाहिए होंगे। तो अब एक्स की वैल्यू का पता चल जाएगा। ये रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स हैं जो हम इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया ये। अच्छा, अब फिर इजीली हम वो कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे तो 600 बंदे, हमारे तो टोटल जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है रूम्स, उसके अंदर 300 बंदे ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। अभी 300, 600 और चाहिए। अब 600 में से हम, इट मीन सिर्फ 800 बंदे एट ए टाइम रह सकते हैं हमारी, इसमें 500 बंदों को तो हम अकोमोडेट कर सकते हैं। 100 बंदों के लिए हमें बाहर से जगह चाहिए होगी, समथिंग समथिंग लाइक दैट ना। तो हम इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आजकल इससे आगे की एडवांसमेंट ये है कि अगर हम ये सारा काम ये सारा काम कंप्यूटर के जरिए करें, ये जो रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करें, उसे कहते हैं एल्गोरिदम। उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है, मैथ होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, और एक डाटा होता है, और उन सबको मिलाकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। और उस सॉफ्टवेयर को एक एल्गोरिदम कहते हैं। वो एल्गोरिदम की बेस के ऊपर होता है, जिसके अंदर मैथ भी होती है, अलजेब्रा भी होता है, और कंप्यूटर लैंग्वेज भी होती है। वो कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए उस अलजबरे को, उस सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर ये सारा काम हम कंप्यूटर के जरिए करें, उसे हम कहते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू उस कंप्यूटर को हम ट्रेन करते हैं, और उस मशीन के अंदर हम एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, अच्छा, अब ये एल्गोरिदम डेवलप करना, ये कंप्यूटर साइंस वालों का काम है। ये किसका काम है, कंप्यूटर साइंस वालों का ये काम है कि वो मैथ, इट मीन अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो आपको अलजेब्रा भी आना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो आपको स्टैट भी आनी चाहिए, डाटा साइंस भी आनी चाहिए, अभी ये कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर लैंग्वेज भी आनी चाहिए, C++, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। अब ये सारा वो प्रॉब्लम जो रोजमर्रा की जिंदगी के प्रॉब्लम है, अब आपने देखना है कि पब्लिक हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं मालूम हो, हमने मालूम करना है कि दिल्ली का जो हमारा डाटा आए ना, वो 1 मिनट में प्रोसेस हो जाए। ठीक है, हम ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, उसके अंदर सिर्फ हम डाटा एंट्री करते जाएं, और उसके अंदर क्लिक करें तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्कर्स जो है वो पोलियो के, और कहाँ कहाँ उनकी कहाँ कहाँ ड्यूटीज हमने लगानी है, और वो कितने अवेलेबल है और कितने हम। तो हम इसको, हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व है, अभी अलजबरा भी है, कंप्यूटर लैंग्वेज भी है। इन दोनों का मिक्सचर एल्गोरिदम कहते हैं, इस इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं। और वो सॉफ्टवेयर उस एल्गोरिदम की बेस के ऊपर डेवलप होता है, जिसके अंदर हम मशीन को लर्निंग भी करवा रहे हैं। इस डाटे के थ्रू मशीन को, मशीन लर्निंग, एक छोटे से बच्चे को जिस तरह हम पढ़ाते हैं कि 1+1 2 होता है, 2+2 4 होते हैं, 3+2 5 होते हैं। अगर हम उसको कह दें एक ऐसी चीज जो उनको नहीं बताई गई पहले, फर्ज किया 6+3 हम नहीं बताया था, अब वो उसको सॉल्व कर ले, इट मीन वो, उसने लर्निंग कर ली है, उसने क्या कर लिया है, वो इंटेलिजेंट हो गया है। इसी तरह इन मशीन्स को, इन सॉफ्टवेयर को भी हम डाटे से, डाटा दे दे के उसको पहले एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उसके अंदर डाटा देते हैं, उस डाटे से वो क्या होता है, लर्निंग करी जाती है। जैसे एक्सेल एक मशीन, वो उसके ऑलरेडी वो लर्न हुआ हुआ है मशीन ना, मशीन के थ्रू, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू डेवलप किया हुआ है उसके अंदर, और वो हम वहां पर कई चीजें हम कर लेते हैं। ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई और उसके थ्रू हम, लेकिन इस डाटे से कई नए जो प्रॉब्लम है वो भी जन्म लिए हैं, जिसके अंदर हमें एथिकली, वो एथिक्स भी इसके अंदर क्या है कि डाटा कलेक्शन प्रैक्टिस रेज अलार्म ओवर प्राइवेसी,
यूजर ऑफर remain unaware of the how their information is used, लीडिंग calls for the strict regulation। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, एआई एंड ऑटोमेटिक ऑटोमेशन एथिक्स विद एआई ट्रांसफॉर्मिंग वर्कप्लेस जॉब डिस्प्लेसमेंट इज अ ग्रोइंग कंसर्न। आपको पता है कि आजकल दुनिया में इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रही है एआई। आजकल लोग अपनी सीवी पहले देखते हैं कि पूरी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके मुताबिक अपनी वो तमाम चीजें उसके अंदर ऐड कर देते हैं, और उस तरीके से उसके खाने बनाकर, ताकि एआई जस्ट मेरी सीवी को देखकर जॉब दे दे। ठीक है, फर्ज किया वहां पर रिक्वायरमेंट है कि आपकी एजुकेशन भी अच्छी पीएचडी होनी चाहिए, फर्ज किया आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपने टीचिंग भी की हो, और आपकी पब्लिकेशंस भी हो, आपने कोई टेक्नोलॉजी भी डेवलप की हो। अगर मैं उसके अंदर फर्ज किया आपके टेक्नोलॉजी के हैं 25 नंबर, मेरी बात की समझ आई ना? 25 से आपने कोई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के, 25 से ज्यादा आपको नहीं मिल सकते। 25 से ज्यादा जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी, आपने कुछ 15,000 टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है, लेकिन आपको 25 नंबर से ज्यादा नहीं मिलता। वो मशीन के अंदर उन्होंने फिट किया हुआ है। आपके आपके पब्लिकेशन के नंबर हैं, वो भी 25 है, चाहे आपने 4,000 पब्लिकेशन की है, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं मिल सकते। फिर आपकी टीचिंग की एक्सपीरियंस है 25, फिर आपका एकेडमिक का है 25। मैंने क्या किया, इन दोनों को तो मैंने लिख दिया, मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं लिखा, तो ये मेरा जीरो हो जाएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, फर्ज किया। ठीक है, तो मेरे नंबर पर के इसमें 25 में से मुझे 20 मिल गए, इसमें 25 मिल गए, एकेडमिक में से 25 में से मुझे 18 मिल गए। अब टोटल नंबर जो मुझे मिलेंगे वो इसके मुताबिक वो खुद ही ए इसको कैलकुलेट करेगी। ठीक है, इवन वो आपसे क्वेश्चन भी पूछती है ऑनलाइन, आपने ये ऐसा क्यों किया, आपने दोबारा से अपने आप को। अच्छा, अगर एक और बंदा है जिसकी इसमें फर्ज किया 18 नंबर है, उसकी कम टेक्नोलॉजी थी, इसमें उसके 22 नंबर है, लेकिन टीचिंग के भी उसके 20 नंबर है, हालांकि वो टेक्नोलॉजी और दूसरे में मुझसे कम है, लेकिन उसके टीचिंग के नंबर ऐड हो गए, तो अब उसकी जॉब हो जाएगी। हालांकि मेरी 150 200 पब्लिकेशन है, मैंने टेक्नोलॉजी भी बड़ी डेवलप की हुई है, लेकिन एआई के मुताबिक मेरी जॉब नहीं होगी। जी, उसको सारा कुछ पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा अब है, अब आप लोग है ना बीएससी की, आप लोगों ने, एक और बात बताता हूँ, आपने बीएससी की, हमारा की सीजीपी आती है 4/4 है, फर्ज किया 4/4 है, या इसकी 80% नंबर है। ठीक है, या 80 से 85% नंबर है। अब एक और लड़की है, अब फिर आपने एमएससी में किसी एडमिशन लेना था, पीएचडी में, आपके एकेडमिकली के टोटल नंबर जो है ना उसके लिए वो है 20। 10 नंबर आपके मैट्रिक के, जितने भी नंबर है ना मैट्रिक, उसमें से 10 पे में काउंट होंगे, सब टोटल 100 नंबर है एडमिशन का, ये 10% काउंट होंगे। 10% आपका एफएससी का काउंट होगा, 20% आपका बीएससी का काउंट होगा, टोटल 40% हो गए। आपके 40 में से आपके नंबर आए 36, 40 आपके हैं टेस्ट के, 40 में से आपके नंबर आ गए हैं, वीफर किया 35। ठीक है, अब बाकी 20 रह गए हैं। वो 20 पता किसके होते हैं? पब्लिकेशंस के, आपके जॉब के एक्सपीरियंस के। फिर भी उसमें से 10 नंबर होते हैं इंटरव्यू के, 10 नंबर किसके होते हैं? इंटरव्यू के, और 10 नंबर होते हैं आपकी, अगर आपने जॉब की हुई है, आपकी पब्लिकेशंस है। मेरी बात की समझ आई ना? अगर किया आपका इंटरव्यू के बाद सारा कुछ, हमारा के नंबर बड़े अच्छे थे, नंबर आ गए आपके 73%। ठीक है, एक और बंदा था, उसकी सीजीपी भी कम थी, उसके नंबर आए 70%, लेकिन उसकी 4 पब्लिकेशंस थी। उसकी एक पब्लिकेशन का 1 नंबर है, एक पब्लिकेशन का 1 नंबर है, तो उसके नंबर हो जाएंगे 74%। और तेरे क्योंकि कोई पब्लिकेशन नहीं थी, तेरी क्योंकि पब्लिकेशन नहीं थी,
यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया होता है। मेरी कई स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी जगह एडमिशन हो गया उनका, इस वजह से कि उनकी छः छः पांच पांच छः छः पब्लिकेशंस थी। रिसर्च पेपर जो अभी आप लोग रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो, ये भी एक पब्लिकेशन है। ठीक है। अब जोहा कामरान है, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में ना, आप एमफिल बायोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो उधर एसबीएस में ना। वो बहुत कम सीटें होती हैं उनकी, लेकिन वो पूरे सारे बायोलॉजी वाले वहां पर ना अप्लाई करते हैं। तो मेरी स्टूडेंट्स के, क्योंकि क्योंकि वो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी, वो बायो या बायोलॉजी में इतनी ज्यादा धारा उनकी बाकियों में कम नंबर थे, लेकिन वो इस वजह से उसका एडमिशन हो गया कि उसकी 5 से 6 पब्लिकेशन थी। ठीक है। और उसका एडमिशन हो गया। बाकियों में अगर ओवरऑल उनकी कम थे, लेकिन पब्लिकेशंस की वजह से। इसी तरह ही अगर आपने बाहर पीएचडी में एडमिशन लेना है, वो मैंने अक्सर बताया कि आपको स्किल्स की जरूरत होती है। क्या चाहिए होती है आपकी? वो समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितनी मर्जी सीजीपी ले लो, आपको स्किल नहीं आएगी। स्किल कब आएगी? जब आपको प्रैक्टिकली चीजों को करोगे, जब आप कोई प्रैक्टिकली चीजों को, आपकी प्रैक्टिकल चीजों को वो जांचने का तरीका स्किल्स का है, वो आपकी पहला है वो पब्लिकेशन। वो क्या है? अगर आपने कोई पब्लिकेशन की हुई है, तो वो आपको, उसका नंबर है बाहर। इवन बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री भी, आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां पर भी पब्लिकेशन, दे कंसीडर इट एज अ स्किल। क्या है? क्योंकि पब्लिकेशन आपकी नॉर्मली इंटरनेशनल ऑथर्स ने उसको पढ़ा होता है, उसको रीड किया होता है, फिर पब्लिश, उदाहरण आपके किसी इंटरनेशनल जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हुआ है, तो वहां पर सब लोगों ने उसको कई बार उसकी गलतियां निकाली हैं, फिर आपने उसकी गलतियों को दोबारा ठीक करके भेजा है। तो इट मीन्स आपका जो पेपर है वो बहुत बहुत इंटरनेशनल प्रोफेसर से रिव्यू हुआ है। अगर उनको लगता है कि ये अच्छा पेपर है, इसलिए तो वो पब्लिश किया है ना। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है ना? इसलिए वो आपके अंदर स्किल्स आ गई। वो क्या हो गई? आपके अंदर एक स्किल्स आ गई है। तो उस स्किल्स की बेस के ऊपर आपको वो एडमिशन दे देंगे। समझ आ गई आपको? तो इस तरह जो है एल्गोरिथम, ये जो आगे ग्रोइंग एथिकल इंप्लीकेशन ऑफ बायस इन एल्गोरिथम आल्सो डिमांड स्क्रूटनी एंड। अब एल्गोरिथम की समझ आ गई आप लोगों को? क्या होता है कि एल्गोरिथम के अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस किसे कहते हैं? ये किसी को ओवर फेवर देनी। ठीक है। फर्ज क्या मैं कहूँ कि ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਮਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ है, ਇਹਨੇ अपनी जमीन खादी है, तो इन्हों मैं नंबर नहीं देने। तो इसे कहते हैं बायसनेस। इसे क्या कहते हैं? आपने बायसनेस एल्गोरिदम के अंदर भी लोग डेवलप कर लेते हैं कि अब पाकिस्तानी जो एशियंस है, उनको हमने इतने नंबर देने हैं, जो अफ्रीकन है उनको इतने नंबर देने हैं, बेस्ड ऑन देयर एथनिसिटी। ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल enabling surveillance from ethical questions about autonomy and freedom, balancing security and privacy remains an ongoing। ठीक है। रेगुलेटरी, ये फ्रेमवर्क्स क्या है दुनिया के अंदर? एथिकल जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनको रोकने के लिए दुनिया के अंदर क्या है? फ्रेमवर्क्स है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है, जीडीपीआर है, फिर सीसीपी है, कंज्यूमर प्रोटेक्ट प्राइवेसी राइट्स है, हेल्थ डेटा प्राइवेसी है, और उसके बाद डाटा यूजर्स रेगुलेशंस है, यूरोपीय यूनियन के अंदर ई प्राइवेसी ड्राइव्स है। ये वो सारे डिफरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जो दुनिया के अंदर जो डाटा है उसको एथिकली सेव करने के लिए। हाँ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये है कि फर्ज किया टेक्नोलॉजी आती है, हम ना तो क्रॉप ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। क्रॉप को छोड़कर आप टेक्नोलॉजी आती है, कंप्यूटर वाइज बता रहे हैं, और उसका एनालिटिकल यूज किया जाता है। जैसे एआई का फिर इस रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी बॉडी से जो उसका नाम को लॉन्च करती है, उसकी क्या इंटरेक्शन कर सकती है। अच्छा, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, एक मिनट,
इसका आंसर ये है कि आप बताएं कि किसी भी चीज के अगेंस्ट रेगुलेटरी रेगुलेशन, फर्ज किया हमारे जब ये सोशल मीडिया का दौर आया, क्या हम कहते हैं कि पहले हमें, हम कोई किसी आपने कोई कानून बनाना है किसी भी मुल्क में, कानून कब बनाते हैं? जब उसकी जरूरत होती है, जब उसकी जरूरत होती है। लेकिन वो कानून कैसे बनता है? फिर उसके लिए मेडिसिन बनाई जाती है। कमेटीज बनाई जाती है, फिर पहले कोई कोई पेश करता है, फिर उसको एक पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है, उसके अंदर बहस होती है उसके ऊपर, फिर पार्लियामेंट में लाया जाता है, पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहस होती है, बहस होने के बाद किन किन पॉइंट के ऊपर एग्री हो जाते हैं सारे लोग, फिर वो नेशनल असेंबली से पास हो जाता है, फिर वो सेनेट से पास हो जाता है, फिर वो कानून बन जाता है। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह ये अभी टेक्नोलॉजी की दौर आया, एआई का दौर आया, फिर आगे आजकल जो साइबर क्राइम का पहले कोई लॉ नहीं था पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई क्राइम करता था उसको सजा नहीं मिलती थी। अब भी नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अभी कोई ना कोई लॉ तो बन गया ना। लॉ तो अब साइबर क्राइम का बन गया है कि कोई ना कोई तो, इट मीन्स दैट जरूरत इजाद की माँ है। ये जो आपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज अभी, इसके ऊपर पूरी दुनिया में जो जितनी जल्दी कोई उसके ऊपर अथॉरिटीज बन जाए तो वो ज्यादा अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू के अच्छा, दुनिया के अंदर दो तीन चार मैनेजर होते हैं, दो तीन तरह के। एक होते हैं जो सबसे पहले दुनिया के अंदर चेंज लेकर आते हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होते हैं वो, है ना। एक होते हैं कि दुनिया में तरक्की हो गई है ना, तो अपने उनको देखकर वो अपने अंदर चेंज ले आते हैं। वो दो मिडल टाइप के माइंड होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल ही जो तो मुੱਕ जाती है ना गल, तो फिर जाकर कोई ना कोई वो चीजें लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें दुनिया के अंदर ज़ाहिर है वो लॉज दुनिया में मशहूर होते हैं जो दुनिया में सबसे पहले कोई कर लेता है। दुनिया में सबसे पहला कोई काम कर लेता है, वही लॉज नॉर्मली पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट होते हैं। हम लोग क्यों नहीं कोई दुनिया में किसी भी चीज के अंदर हम पहल क्यों नहीं करते? हमें भी तो पहल करनी चाहिए ना कि दुनिया के अंदर ये कानून बनाने में सबसे पहले पाकिस्तान ने कानून बनाया। ये कौन सा? कोविड में। हाँ, कोविड में इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया था। तो वो चीजें भी इस तरह, अब दुनिया के अंदर अभी दुनिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा WTO आई, उसके WTO का पता क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो पूरी दुनिया में पहले लोग ये करते थे कि हर मुल्क ने हर मुल्क से लाजमी इतनी परचेज करनी है। लेकिन 1995 में WTO आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ क्वालिटी चीज लेंगे। ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान से लेनी है, हम पाकिस्तान से सिर्फ उतनी वही चीज लेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, क्वालिटी वाला होगा। अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रखते तो वी विल नॉट परचेज दीज थिंग्स फ्रॉम दैट कंट्री, ठीक है। तो उन्होंने एक लॉ बना लिया, ठीक है। इस तरह दुनिया के अंदर तमाम स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसके बाद ट्रेड इम्प्लीकेशंस नहीं है। बाहर आई है पाकिस्तान की ट्रेड का बड़ा नुकसान अब। अच्छा, अब यही तो है ना, दुनिया के अंदर जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है ना, वो पहले जो दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिन्होंने मुल्क को चला रहे हैं, आलमी सरमायाती निज़ाम जो है, वो अब पहले ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं ताकि हम ही दुनिया में राज करें। जिस तरह WTO आने से पहले इको फ्रेंडली, आजकल ना बड़ी अप्रोच चल रही है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब है एनवायरमेंट फ्रेंडली, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। मैंने पहले भी बताया था कि वो दुनिया में टेक्नोलॉजी पे पहले डेवलप कर लेते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजीज को वो पहले बेच देते हैं पाकिस्तान के जैसे मुल्कों के अंदर। वो बड़े ड्रामेबाज है, पहले वो बेच देते हैं, फर्ज किया कि ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो क्या करेंगे? ओ, हम कहेंगे यार अब जर्मनी ने पाकिस्तान को इतनी टेक्नोलॉजी भेज दी है, जर्मनी बड़ा अच्छा है। बाद में जब पाकिस्तान के अंदर वो टेक्नोलॉजी लग गई, उन्होंने अपनी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली,
अपने मुल्क के अंदर लगा ली, फिर 2 साल बाद बैन कर देना कि यार जो जो मुल्क ये गैसेस वाली, ये टेक्नोलॉजी वाली चीजें से कोई टेक्नोलॉजी कोई प्रोड्यूस ले रहे हैं, उनको इंटरनेशनली सेल नहीं किया जाएगा। उनको इंटरनेशनल रेगुलेशन के मुताबिक उनको ट्रेड की इजाजत नहीं होगी। मेरी बात की समझ आ रही है? ये भी अनएथिकल है कि आप भी आप एक तो बेचारे वो वैसे गरीब कंट्रीज हैं, एक आप उन लोगों के साथ मैनिपुलेट करते हैं, और फिर ऐसी ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ड्रामेबाजी करते हैं, COP 50 70 जो भी है, ठीक है, तो उनके मुताबिक उन लोगों उन मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस को वो करते हैं, अमिट करते हैं, और ये क्लाइमेट चेंज का अभी उनको भी ये चीजें हैं जो दुनिया के अंदर जो एथिकली नहीं होनी चाहिए, जो एथिकली, इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो अब जिस तरह जापान है ना, मैंने बताया ना, जापान में कोई भी चीज वो नहीं लेंगे जो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगी। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा? जापानीज कौम बीमार नहीं होती, फल उनके सही होते हैं, विटामिन विटामिन पूरे होते हैं, डिजीज कोई नहीं होती, डिजीज फ्री होते हैं, उनका एक खास शेप होती है, साइज होता है उसकी अंदर, भी वो चीजें सारी की सारी पूरी होती हैं, इसलिए उनको हॉस्पिटल नहीं बनाने पड़ते। हॉस्पिटल कम बना, 4 साल के लिए गाड़ियां चलाते हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान भेज देते हैं। ठीक है, तो हमारे दुनिया का 3rd ग्रेड ऑयल, हमारे पेट्रोल हमारी गाड़ियों में अंदर डलता है। ठीक है, ये जो स्मोक है उसकी ओनली रीजन ये बेचारे किसान नहीं है, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है ना गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल है, और वो गंदा पेट्रोल है, और जो 3rd ग्रेड है। और अगर वो ही अगर इस गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जहां से पेट्रोल आता है उधर उनकी ऐसी ऑयल रिफाइनरी लगा ले, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा ले कि सिर्फ इस क्वालिटी का पेट्रोल ही पाकिस्तान के अंदर सेल होगा, तो ये स्मोक के सारे इशू खत्म हो जाएंगे। अभी हाई क्वालिटी पेट्रोल सेल होता है, लेकिन वो डिफरेंट होता है कि उसकी प्राइसेस ज्यादा होती है। वो ज्यादा होती है ना, लेकिन वो हर एक को, सर, होना ही नहीं चाहिए कि जो एक प्राइस गवर्नमेंट ने दी है ना, उसके मुताबिक उस पेट्रोल को सेल किया जाए, और ये वाला डिफरेंस खत्म कर दें। हाई ऑक्टेन जो होता है। यार मैंने कहा ना कि वो पहले अब अमेरिका में जाओ ना, अब वो भी वो गाड़ियां नहीं धुएं वाली मिलेंगी नहीं। ठीक है, पहले तो धुएं वाली गाड़ियां नहीं मिलेंगी आपको। जापान में वो हर उन्होंने कहा कि आपने गाड़ी चलानी है तो इस वर्कशॉप से इंस्पेक्शन करवाओगे, और इतने दिनों के बाद लाजमी करवाओगे, और इतने ओल्ड पुरानी गाड़ी नहीं चलाओगे। तो उसकी वजह से वैसे ही वो जो हवा के अंदर जो पोल्यूशन है, और फिर अब यूरोप सारा, यूरोप में तो गाड़ियां लोग चलाते ही नहीं है, वहां पर तो पर्सनल कार है ही नहीं है, वहां पर ट्रेन का सिस्टम इतना अच्छा है। यूरोप में भी और जापान में भी मैंने गया वहां पर देखा कि वहां पर हर लोग, पर जब मैंने यहाँ से अपने उधर जाना है ना, मेरे घर जाना है, तो मेरे इधर नीचे जाऊंगा ना, तो इधर ट्रेन का ट्रैक होगा, मैं ट्रेन के अंदर बैठूंगा, जॉर्ज टाउन चला जाऊंगा। ठीक है, तो इवन अमीर अमीर लोग भी, हम ग्लासगो में था ना, मैं 6 महीने रहा हूँ वहां, वहां में मैं पूरे महीने का वो एक कार्ड मिलता था, वो 30 पाउंड का, मैं पूरा महीना जितना मर्जी सफर कर सकता था। वो जाता हूँ वो बस पे भी वो चलता था, वो ट्रेन पे भी चलता था। ठीक है, जहां मर्जी वो जाना है, तो वो आपको अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं। आपकी ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के नीचे से ट्रेन चल रही होगी, वो अंडरग्राउंड वो सारी की सारी ट्रेनें। अच्छा, इसका हल यही है कि अगर आपने स्मोक को कंट्रोल करना है, तो लाहौर में के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ज्यादा ट्रेन को, जितनी ट्रेन ज्यादा होंगी, आप न्यू लंदन वर्गे शहर के अंदर, लोग लंदन शहर में एयरपोर्ट जाना होता है ना, लोग वो ट्रेन पे जाते हैं। ठीक है, हम तो इधर बकायदा गड्डी करा के एयरपोर्ट जाते हैं ना, भी गड्डी करवा के तो फिर एयरपोर्ट जाना है। वहां पर सबसे सस्ती और सबसे अच्छी जो है ना, आप हीथ्रो एयरपोर्ट जाना हो ना, तो आपको आप लाहौर उधर जो है ना,
ग्रीन स्ट्रीट है जो लंदन के अंदर, वहां में रहता था। तो वहां से हमने जब एयरपोर्ट जाना था या किसी भी जगह जाना था तो हम उसको वो उनकी अंडरग्राउंड वो जो है ना ट्रेन, उसी में ही हम जाते थे। ठीक है। तो इस तरह ये सारी की सारी, इसका हल यही है कि हम ये अब ये सारी चीजें ये ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं होंगी है बच्चों। वो क्यों नहीं करते? नेक्स्ट क्वेश्चन। हम, एक आम बंदा, आम लोगों को पता है कि इनके मसाइल का हल क्या है, तो करते क्यों नहीं? सर उनके पास है इनकी कहानी, लेकिन सर हमारे अगर मुल्क के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखने जाए ना तो ये पॉसिबल नहीं है। या फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों है? वो इन लोगों की वजह से ही है ना, इन लोगों की वजह से ही है। वो एक्चुअली वो फाइनेंशियल क्राइसिस, वो सारी पैसे उनके जेबों में जा रहे हैं। सर जो बाकी कंट्रीज में जो है ना वो रूल्स होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में आप देख लें, एक गली है उसके बाद दूसरी गली है, ये ऐसे जुड़ी हुई है सारी चीजें, ऐसा रूल्स सिंपल नहीं है वहाँ पे। बाहर बाहर की कंट्रीज में भी बहुत यहाँ पॉइंट पर आने से एक काफी मिनट एक मिनट, आपको एक बात बताऊं। मैं 2007 में ग्लासगो गया। वहां पर ना हर रोज बारिश होती थी। क्या होती थी? हर रोज बारिश होती थी। और वहां पर मुझे ना मट्टी नहीं उड़ती नजर आती थी कभी। मैं ये समझा कि ये इसलिए नहीं यहाँ मट्टी उड़ती कि यहाँ पर बारिश होती है। फिर 2013 में मैं एरिजोना गया, 6 साल बाद 7 साल बाद। एरिजोना डेजर्ट है। एरिजोना क्या है? यूएसए के अंदर। उसका एक शहर है ट्यूसान। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में मैं कोई मेरा फेलोशिप हुआ था तो वहां गया। वहां डेजर्ट था, वहां कोई बारिश नहीं होती थी, लेकिन वहां मिट्टी नहीं उड़ती थी। तो पता चला कि वहां पर जो सॉइल इरोजन का जो कंसेप्ट नहीं है, सॉइल इरोजन जो हम पढ़ते थे, जमीन का कटाव। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि पूरे शहर के अंदर ना, जहां जहां उनको लगता था ये मिट्टी उड़ सकती है, वहां वहां पत्थर लगा रख दिए, वहां पर ग्रासेस लगा दी, वहां पर प्लांटेशन लगा दी। अब ठीक है, अब वो वहां पर वो मिट्टी नहीं उड़ती, जिससे जो एलर्जी या इस तरह के इश्यूज नहीं है। पूरी दुनिया में जब भी कोई डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर हमने एक नई बिल्डिंग बनानी है ऊपर, पूरे बिल्डिंग के इर्द गिर्द वो ग्रीन शीट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ताकि जब भी कोई बिल्डिंग को हम उसको के अंदर को ईंट लगाएं, वो सारी की सारी उसकी जो मिट्टी है वो बाहर ना जाए, वो सिर्फ उसी अंदर ही रहे। ठीक है। अभी लगाना शुरू हुए, लेकिन वहां पर तो हर जो डेवलपमेंट होनी है ना, उसके अंदर हर जगह वो काम उन्होंने करना है। मेरी बात की समझ आई ना? तो वहाँ छोटी सी आप छोटे अगर छोटा सा आपने को काम भी करना है ना, तो आपने पूरे वो जो रूल्स हैं आपने उनको फॉलो करना है, तब जाकर वो काम होगा। अच्छा, अब है कि हायरिंग वाला हो गया ये। ठीक है। उसके बाद है कि पब्लिक परसेप्शन क्या है, पोर्ट्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन क्या है, 40% 30 इंडिविजुअल फेवर इंक्रीज रेगुलेशन ऑन टेक्नोलॉजी टेक कंपनीज टू सेफ गार्ड प्राइवेसी। ट्रस्ट एंड टेक कंपनीज 25% है। क्या है? इसको पढ़ो तो क्या है, पढ़े आप? नजर नहीं आ रहा, मेरे को पता है तो वही कहना। जी मुझे नजर आ रहा, आपका? जी आप पढ़े गए वैसे, आपकी तो ग्लासेस लगी हुई है। ये 25% क्या है? टेक कंपनीज, इसका मतलब क्या है? पढ़ो वो। companies to handle their data responsibility, स्केप्टिसिज्म ऑफ टैक्स एथिकल प्रैक्टिसेस। क्या कहना चाह रहे हो? जी हमारा आप पढ़े आगे 20%। concerned about job displacement. 20% are concerned about job loss due to automation, indicating fears of technology's impact on employment. इसका मतलब क्या है? मतलब मेरा बस बैठने भी ध्यान। यार पढ़ने से आप, उन्होंने कहा कि दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन पे आ गई। ऑटोमेशन का मतलब क्या होगा? ऑटोमेट हो गई है। क्या मतलब?
कंप्यूटराइज हो गई है, ठीक है। रोबोट्स आ गए ना, रोबोट्स काम करते हैं। आप जिस तरह आजकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से है कि आप एक तरफ वो ड्राइंग डालते हो, वो वॉश भी खुद कर रही है, फिर आगे उसकी पीलिंग भी कर रही है, स्टाफ भी खुद कर रही है, स्टाफ करने के पैकिंग भी खुद कर रही है, और अल्टीमेटली यहाँ पर ये सारा काम मजदूर करते थे, अब वो सारी की सारी काम रोबोट्स और मशीन्स कर रही है। तो इसकी वजह से ये भी कंसर्न है कि जॉब की जो है ना डिस्प्लेसमेंट हो गई है। अच्छा आगे जी आप 15%। वो ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, वो हमारा डाटा ना कहीं लीक हो जाए, वो चीजें। ज्वाइन हो गया। यार वो फाइन तब होगा जहाँ पर कोई रेगुलेशन होगी, जहाँ कोई लॉज होंगे। अब पाकिस्तान में तो ना, अगर हमें हमने कोई लॉ ही बनाया हुआ, पाकिस्तान में कैसे चैट जीपीटी को फाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इंटरनेशनली हुआ है। वो इंटरनेशनली की बात कर रहा हूँ, वहां पर कोई लॉ बनाया होगा ना इस तरह का, कोई लॉ होगा जहां कोई कानून बना होगा, कानून के अंदर सजा रखी होगी, वो किसी पार्लियामेंट से पास हुआ होगा, या यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट से पास हुआ होगा, या यूएनओ की पार्लियामेंट से पास हुआ होगा, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुई होगी। पाकिस्तान में अगर कोई कानून ही नहीं है तो कैसे हम चैट जीपीटी को सजा दे सकते? नहीं दे सकते। इस तरह का पता ही नहीं है जी। आप पढ़े आगे क्या लिखा हुआ है? रोल ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग क्या है? इन बायस रिडक्शन। भी हमें मशीन लर्निंग और एआई का बड़ा प्रैक्टिकल यूज करना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आगे हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे आप पढ़े। हाँ इनका आज आएगा बता रहे। क्रिस्पर, इसे कहते हैं क्रिस्पर। क्रिस्पर के जरिए हम चाहते हैं हम किसी भी जीन को एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बॉडी को के अंदर ही। हम ना, क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक प्रोटीन है, वो आपके सेल के अंदर जाएगी, जीन को लोकेट करेगी और उसको ठीक कर देगी। आजकल जो है ना, हम चाहते हैं कि एक बच्चा बच्चा जो है ना, मैं चाहता हूँ कि बच्चे के अंदर इस तरह के जीन होने चाहिए, ठीक है। एग फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करने के बाद हमने क्रिस्पर के थ्रू डिजायर्ड जीन पर किया। हम कहते हैं कि अगर एक जीन पे CATA, ये जो टी है ना, इसकी जगह जहां पर ची आ जाए तो आ जाएगा। तो फिर किस तरह का मिलान से साल ठीक कर सकते हो, कार क्यों नहीं रहा है? ये अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी आई है इस पर। लेकिन इसकी सहारा, अगर आप एक चीज को ठीक करोगे ना, देयर द पॉसिबिलिटी के अक्सर मेरा एक दोस्त कहता था कि एक मसाइल का हल निकाले ना, तो कई नए मसाइल जन्म ले लेते हैं। एक हल का निकालेंगे ना, मैं कहूंगा कि ऐप बहुत बोलती है, इन कट दो बात, ठीक है। देयर द पॉसिबिलिटी और कोई बोलने नहीं निकले ਹੁਣ, ठीक है। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੋਲ रही है। मेरी बात को समझ आई ना? तो आपका एक अजीब सा एक चीज खराब है, उसको अपने का ठीक कर दे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अगर कोई उसको ठीक करने से कोई और, फर्ज किया हम कहते हैं कि यहाँ पर ब्रिज बनाना था हमने, लेकिन यहाँ पर कई और लोगों का कारोबार भी था इस ब्रिज के नाम बनने की वजह से। उनका तो उनका लिए तो मसाइल पैदा हो गए ना, ब्रिज बन गया, या उनकी दुकानें थी वहां पर वो चीजें थी, ठीक है, तो वो खत्म हो गई है। इसी तरह जब एक चीज बॉडी के अंदर भी ठीक करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी तो कुछ और प्रॉब्लम्स हल हो जाए है। प्रिंसिपल कैश के थ्रू हम एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी इनोवेशन लेकर आए हैं, बल्कि हम चाहते हैं
मैंने कहा कि ह्यूमन के अंदर भी लोग, चाइना में किसी लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक ओपनली एथिकली नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर, एनिमल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के वाले जीन्स को एनहांस किया है, इंसुलिन वाले जीन्स को एनहांस किया है, कोई इस तरह की एग्जिस्टिंग जीन्स को अपरेगुलेट किया है। इस तरह के बहुत सारे काम आर रीडिफाइनिंग एथिक्स इन मेडिसिन, डिस्कशन ऑन मॉरल इम्प्लीकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी आर वाइटल। ये लोगों ने, पर जिस तरह का पेड़ है ना, पेड़ है ना, उस तरह का फ्लावर का कलर, इस तरह का पेंट, इस तरह का कौन सा पेंट? फ्लावर का कलर, पेंट। फर्ज किया कोई भी कलर है भाई, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जिस तरह का हम लोग घर में पेंट करें ना, उसी तरह के फूल मैचिंग हो, जो हमारे घर के अंदर फूल लगे ना, वो उसके साथ मैच करें। तो वी कैन यूज क्रिस्पर टेक्नोलॉजीज टू, हम उस हर तरह का कलर फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड क्रिस्पर टेक्नोलॉजीज। हम चाहते हैं कि एक ऐसे कलर की गाय प्रोड्यूस हो, एक ऐसे कलर की बिल्ली प्रोड्यूस हो, ऐसे कलर का तोता प्रोड्यूस हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक कल बड़ी अच्छी एक कहानी पढ़ रहा था। आप समझते हैं कि इंसान बंदर से बना है? कौन समझता है कि इंसान एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बिलीव करता है? ऐसा हो सकता है सबके अंदर इंसान पे अगर पॉसिबिलिटी कई गोरे हैं जिसमें ज्यादा है, अच्छा, कई गोरे हैं जो समझते हैं कि ये ऐसा बना है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा मजाक था कि एक जो था ना, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की शादी नहीं हो रही थी, उनको कुड़ी नहीं मिल रही थी, उन्हें फिश ना शादी का अंदर आधा कर लिया। कोई नहीं है, अल्टीमेटली फिश जो है वो गर्ल बन जाएगी एवोल्यूशन के थ्रू ना। तो दिस इज अच्छा। आगे है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या होती है? जी बोलो भाई। आईओटी डिवाइसेस क्या है? वो डाटा, वो एथिकल मैनेजमेंट है। ये जो ड्रोन है ना, ये सारे आईओटी डिवाइसेस के थ्रू ही बनते हैं। ठीक है, ड्रोन और ये सारी की सारी ऑटोमेशन है ना, ये थ्रू, उसके पीछे जो एल्गोरिथम्स हैं या चीजें हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना। ठीक है। और डाटा सिक्योरिटी और पैरामीटर्स है, ये सारी की सारी कहीं नहीं। तो एक रह गया, एक रह गया, एक मिनट। ओके, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि रेगुलेशन वो कौन कौन सी है। यूरोपीय यूनियन की कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, और अच्छा, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये पढ़ ले बस, लास्ट कंक्लूजन क्या है कि स्टेक होल्डर मस्ट प्रायोरिटाइज कंसिडरेशन इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग एंड एजुकेशन आर नेसेसरी। ठीक है, अब सबको नजर आ रहा है।